बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गुलफाम रियाज़ हाशमी और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुहतरम जनाब अब्दुल रहमान कदीर साहब और ये तशरीफ़ लाए हैं सियालकोट से। और हमारे साथ मौजूद हैं मुहतरम जनाब प्रोफेसर हफीज़ सलमान साहब। आज हम बात करेंगे मज़हब की तारीफ़ और मज़हब की गर्ज़ गायत के हवाले से कि मज़हब की डेफिनीशन क्या है और इसकी जो मुख्तलिफ़ तारीफ़ात बयान की गई हैं वो क्या हैं। और इसी तरह हम बात करेंगे कि मज़हब की ज़रूरत क्यों है, मज़हब की एक सोसाइटी में, एक माशरे में, दुनिया में उसकी गर्ज़-ओ-गायत क्या है। तो जी मोहतरम सलमान साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि मज़हब की तारीफ़ तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तारीफ़ क्या है? किसी चीज़ की तारीफ़ क्या होती है? तारीफ़ की तारीफ़ क्या है? जी, सबसे पहले तो गुलफ़ाम भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस इल्मी व फ़िक्री नशिस्त का इनेकाद किया और मुझ नाचीज़ को भी आपने यहाँ हिस्सा बनने का मौका फ़राहम किया। इसमें आज की नशिस्त का जो आपने मौजू मुंतखब किया वो है मज़हब और मुबादलात मज़हब। तो इस हवाले से हमारे पास आज बहुत सी इल्मी शख्सियात मौजूद हैं जो मज़हब की हैयत के हवाले से, मज़हब के इतलाक़ के हवाले से और मज़हब की गर्ज़ो गायत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इन चीज़ों पर डिस्कशन करने से पहले मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि हमें मज़हब की तारीफ़ को समझ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मज़हब की तारीफ़ समझने से पहले हमें तारीफ़ को भी बताना चाहिए कि तारीफ़ किस चीज़ को कहते हैं। दरअसल तारीफ़ किसी भी कलिमा या किसी भी लफ्ज़ के माना और मफ़हूम को दूसरे कलिमा के माना और मफ़हूम से जुदा करने के लिए हम उसकी तारीफ़ करते हैं। और मंतिक में इसको हदबंदी भी कहा जाता है, क्योंकि हम अल्फाज और कलिमात के लिए बाउंड्री मुकर्रर करते हैं, हद मुकर्रर करते हैं, जिससे उनमें आपस में तज़ाद और उनमें आपस में खलत होने का खदशा जो है वो पैदा नहीं होता। जी बिल्कुल। तो तारीफ़ की तारीफ़ तो हमें पता चल गई, तो इसके अलावा मज़हब की क्या तारीफ़ात बयान की गई हैं और आप उनको किस नज़र से देखते हैं? जो मशहूर तारीफ़ात हैं वो कुछ बयान करें आप। जी हाँ साहब, सबसे पहले तो अगर हम ब्रॉडर लेवल पे देखें तो हमें कोई स्कॉलरली कंसेंसस मज़हब की डेफिनेशन पे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जब हम तारीफ़ की बात करते हैं तो तारीफ़ जो है हमारे ज़हन में मौजूद मालूमात के ज़रिए किसी नामालूम और मजहूल चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करने का नाम है। ठीक है। तो चूंकि हर शख्स एक स्पेसिफिक कल्चरल सेटिंग और इन्वायरमेंट में जो है वो रहता है, उसकी जो ज़हनी इस्तेदाद है वो उधर से हासिल करता है, तो हर बंदे की समझने की, सोचने की सलाहियत दूसरे से मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो इस हवाले से जनरली हम कह सकते हैं कि मज़हब बेसिकली तर्ज़ अमल, तरीक़े अमल, एतक़ादात, रसूमात, इबादात, अखलाकियात, इन सब चीज़ों का एक मख़सूस मुआशरती और सक़ाफ़ती निज़ाम है। अब इस क्या निज़ाम है ये असल में ये सारी चीज़ें इंसान को माफ़ौकुल फ़ितरत, माबाद तबियात या जो रूहानी अनासर हैं उनके साथ जोड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक जनरल लेवल पे हम बात करते हैं कि ये मज़हब यानी कि इन तमाम अनासर का मजमुआ होता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली मज़हब की डेफिनेशन की तरफ चलें तो सबसे पहले चूँकि मैं एक बात करना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा ख्याल है और मेरा मुताला है, मुझे ये बात मेरे समझ में आई कि मज़हब जो रिलीजन है, जी जी, इट इज़ एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। अच्छा ठीक है। क्योंकि असल में मज़हब पे डिस्कशन, रिलीजन पे डिस्कशन जो है ये वेस्टर्न जो है वो थिंकर्स और एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर काम शुरू किया था। तो इस हवाले से हमारे पास बहुत सी डेफिनेशन जो है वो वेस्टर्न रिलीजियस एक्सपर्ट्स और वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है जी, और जो सोशल एक्सपर्ट हैं उनसे और जो थियोलॉजियन हैं उनसे हमें इसकी तारीफात मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन जो है वो रखना चाहूँगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको डिवाइड करती है, रिलीजन इज द बिलीफ इन एंड वर्शिप ऑफ अ सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग बॉडी। ठीक है जी, स्पेशली अ पर्सनल गॉड और गॉड्स। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको डिवाइड करती है कि एक माफ़ौकुल फ़ितरत कुव्वत है जो आपको कंट्रोल करती है, उस पर आपका एतक़ाद और उसकी इबादत जो है ये एक मज़हब है। जी बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। तो
तो क्या ये तारीफ आप समझते हैं कि बड़ी कम्प्रिहेंसिव और मुकम्मल है, इसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कम हैं और मज़हब में वो चीज़ें हैं लेकिन उस तारीफ में नहीं है? जी हाँ साहब, इसमें हम अभी फ़िलहाल तो हम आगे मज़ीद डेफिनेशन देखते हैं। जी जी। तो आप खुद एक कंपैरिजन करेंगे कि किस तरह से कौन सी डेफिनेशन लैग कर रही है। जी बिल्कुल। ठीक है, चूँकि मैंने पहले इस बात का तज़किरा किया कि मज़हब के बहुत से अनासर हैं जी जी बिल्कुल, जिनमें तरीक़े अमल, तर्ज़ अमल, एतक़ादात, रसूमात, इबादात, अखलाकियात, ये सारी चीज़ें मज़हब के अनासर हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आप इनमें से एक भी उनसर को साइड पे करेंगे तो वो अपना वजूद खो देगा। मतलब कि वो तारीफ ऐसी होनी चाहिए कि जो इन सारी चीज़ों को अपने जी ज़िम्मे ले रही हो। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। तो इसी हवाले से एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एमिल डर्कहाइम है, जी जी। इसकी डेफिनेशन काफ़ी जो है वो मौसर साबित हुई और जो रिलीजियस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको किसी हद तक कबूल भी किया। वो कहता है कि अपनी बुक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, उसकी बड़ी अच्छी किताब है, उसमें उसने कहा कि रिलीजन इज ए यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू सैक्रेड थिंग्स। अच्छा। ये भी उसी तरफ बात ले गया कि ये प्रैक्टिसेस हैं, ये एक मुतफिका निज़ाम है प्रैक्टिसेस का जिसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? मुक़द्दस चीज़ों के साथ। अब उसने आगे डेफिनेशन में मज़ीद इस बात को वाज़ेह किया कि यहाँ तक बस नहीं, ये जो एक सिस्टम है इट यूनाइट्स ऑल दोज़ हु एडहेयर देम इनटू ए सिंगल मॉरल कम्युनिटी। अच्छा। यानी कि मज़हब अगर आपको एक सिंगल मॉरल कम्युनिटी में आपको एक कम्युनिटी जो है वो तश्कील देता है तो फिर आप उसको एक निज़ाम जो है एक मज़हब के तौर पे आप उसे ले सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह मैं मज़ीद तारीफ़ से पहले मैं मोहतरम अब्दुल रहमान साहब से बात करना चाहता हूँ कि सिगमंड फ्रॉइड उसने मज़हब की जो तारीफ़ की है कि रिलीजन इज़ अ कलेक्टिव न्यूरोसिस, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी, सिगमंड फ्रॉइड की डेफिनेशन जो रिलीजन इज अ कलेक्टिव न्यूरोसिस, उसने बेसिकली न्यूरोसिस जस्ट लाइक ए मेंटल डिजीज, इट इज अ मेंटल डिजीज। जी जी। एक मेंटल डायमेंशन। तो मेरे ख्याल से उसमें एक टोटली एक साइकोलॉजिकल जो उसका फील्ड ऑफ स्टडी था उसमें सिर्फ उसको फोकस करके बाकी सोशल नॉर्म्स और इंसान की एथिकल नीड्स, एक सिगमंड फ्रॉइड एथिक्स तो कभी भी एथिक या सोशल इश्यूज सिगमंड फ्रॉइड का कोई बाकायदा इशू नहीं रहा, उसका एक सेल्फ साइकोलॉजिकल थॉट्स जो थे उसका वही एक सब्जेक्ट था। और मेरे ख्याल से एक साइकाइट्रिस्ट की राय जो है वो जो टोटली ही एक इंसान की इंटरनल मेंटल अप्रोच पे फोकस कर रही है और उसको टोटली पूरी एक सोसाइटी या पूरे कल्चर पे या पूरे एक जो एथिकल नीड्स हैं ह्यूमैनिटी की उस पर आप अप्लाई नहीं दे सकते। बिल्कुल जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की अब्दुल भाई ने कि आप कोई भी फिलोसोफर, कोई भी एनालिस्ट, कोई भी एक्सपर्ट आप उठाएं, ठीक है जी, वो अपनी तर्ज़ फ़िक्र से उसकी तारीफ करने की कोशिश करता है। जिस तरह अभी मैं आपके सामने एक दो मज़ीद तारीफ़ात रखता हूँ कि जर्मन थियोलॉजी और फिलोसोफर है फ्रेडरिक श्लायरमाcher, ये एक बड़ा नाम समझा जाता है, उसने रिलीजन को बड़े ही प्रिसाइजली डिफाइन किया। अच्छा, वो कहता है द फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस, यानी कि एक चीज़, मज़हब एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप मुतलक इन्हिसार का एहसास आपके अंदर है। आप इसको अपने रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देख सकते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह डिपेंडेंसी है। अगर खुशी का कोई लम्हा आता है तो वी ब्रिस्कली रिलेट दैट इनटू खुदा, ठीक है, हम रिलीजन से एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ अनहोनी हो जाती है तो हम उसको मंसूब कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो ये मुकम्मल डिपेंडेंस है जो कि फ्रेडरिक ने इसकी तरफ इशारा किया। लेकिन इसके साथ ही इसका कंटेम्प्रेरी बड़ा अच्छा और मशहूर फिलोसोफर हैगल का आपने नाम सुना? जी, ठीक है, फ्रेडरिक हैगल कहता है, इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया। वो कहता है द डिवाइन स्पिरिट बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ थ्रू द फाइनाइट स्पिरिट। वो कहता है कि खुदा का जो एक इलाही रूह है वो अपनी शनाख्त के लिए अपनी शनाख्त के लिए जो फाइनाइट स्पिरिट से अपना शऊर और अपनी आगाही जो है वो हासिल करता है, इस प्रोसेस को मज़हब कहा जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो खुदा जो अपने बारे में आगाही
अपने अपने बंदों से हासिल करता है, फाइनाइट स्पिरिट से, वो मजहब कहलाता है। जी बिल्कुल ठीक है। मज़ीद तारीफ़ से पहले मैं एक तकरीर मोहतरम अब्दुर्रहमान साहब से पूछूंगा कि कार्ल मार्क्स की एक बड़ी जो मशहूर डेफिनेशन है और उसको कह रहे हैं कि हमारे एथीस्ट और जो लोग मज़हब का इनकार करने वाले हैं वो भी पेश करते हैं एक अथॉरिटी के तौर पर, तो कार्ल मार्क्स की वो डेफिनेशन क्या है और आप उसको किस हैसियत से देखते हैं? देखिए, कार्ल मार्क्स मेरे ख्याल से उसको एक बेसिकली जहाँ तक मैंने उसको पढ़ा है, मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ, और उसके ख्यालात को देखा जाए तो वो एक बिल्कुल ही मटीरियलिस्ट या फाइनेंशियल जो हल्का है वो सिर्फ उसको कवर करते हैं। बिल्कुल जी। वो ह्यूमंस की फाइनेंशियल इनइक्वालिटी को फोकस करता है और टोटली एक मटेरियल डेफिनेशंस जो उसने सोसाइटी के लिए बनाई है और उसी पे अमल करता। और मेरे ख्याल से अगर इसके हवाले से कार्ल मार्क्स ने कभी भी इंसान की फिलोसफिकल या एथिकल या सोशल नीड्स पे बहुत कम बात की है, और सोशल की जो स्पिरिचुअल कह लें या मेटाफिजिकल नीड्स हैं जो हमेशा से कह लें कि रोज़ अव्वल से एग्जिस्ट करती आ रही है। हमने वो इजिप्शियंस में देखी, हमने वो मेसोपोटामियंस में देखी, हमने आज तक जितने भी फिलोसफी पिछली आती रही है, ग्रीक्स में हमने देखा, ग्रीक्स वो इमोशन पे, ह्यूमन इमोशन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया जी। लेकिन ये जो कार्ल मार्क्स की जो फिलोसफी है, रिलीजन ऑफ इज ओपिएट ऑफ मासेस, वो टोटली इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है कि रिलीजन इंसान की जो तमाम ज़रूरियात हैं उनको फोकस कर रहा है, और वो सिर्फ फाइनेंशियल एक चीज़ को फोकस करके दूसरे को इरेलेवेंट साबित करते हैं, या दूसरे को ओपियम ऑफ मासेस, ओपिएट ऑफ मासेस कहते हैं, तो खुद ही एक पैराडॉक्स बन जाता है। यानी कि रिलीजन इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर आप ये कह रहे हैं कि ओपिएट और ओपियम ऑफ मासेस, इसका मतलब ये है कि यू आर निगेटिंग अदर स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है? तो आप सिर्फ मटेरियलिज्म को सामने लेके आ रहे हैं जी। इसमें मैं एडिशन करना चाहूँगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब मतलब साइकोलॉजिस्ट आता है, जिसने सिगमंड फ्राइड की बात की, तो वो उसको टोटली एक नफ्सियात के साथ रिलीजन को रिलेट कर लेता है। मार्क्सिस्ट को, जिसका कार्ल मार्क्स आया, उसने इसको फाइनेंस के साथ जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ इसको रिलेट कर दिया। अब इसी तरह मैं एक एडवर्ड बर्नर्ड टायलर है जो कि फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उसने अपनी बुक प्रिमिटिव कल्चर में बड़ी प्रिसाइज डेफिनेशन दी, और जिस तरह आपने कार्ल मार्क्स का और सिगमंड फ्राइड का तज़किरा किया कि वो एक चीज़, एक पहलू पे उन्होंने मजहब को जो है उसको डिफाइन कर दिया। इसी तरह टाइलर जो है वो कहता है कि द रिलीजन इज द बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग्स। अच्छा, सिंपली उसने कहा, उसने नैरो डाउन चीज़ें कर दी कि आप माँ और फितरत जो चीज़ें हैं, या माँ और तबियत जो चीज़ें हैं, जो पावर्स हैं, उन पे आपका इत्तेकाद जो है वो मजहब है। जी बिल्कुल ठीक है। तो जी तो अब सब इसमें तारीफ़ से बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसी हैं जो मजहब के काफ़ी पहलुओं को ले लेती हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो नहीं लेती। तो इसमें आप कोई ऐसी कम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशन आप प्रपोज करें जिससे जो मजहब के तमाम जो पहलू हैं उनका अहाता करने वाली हो। जी, इसमें सर एक मैं सबसे पहले तो जर्मन एक स्कॉलर है, रिलीजियस स्कॉलर है, उसकी मैं डेफिनेशन आपके सामने रखूँगा, और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊँगा कि कौन सी डेफिनेशन मुझे कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद पता चला कि इट इज़ राइट अप टू द मार्क। जी ठीक, उसमें भी कुछ कमी बताई जा सकती है, और बहुत से अब आप जो में सुनने वाले हैं उन्होंने इनके अलावा बहुत सी डेफिनेशन पढ़ी भी होंगी जिनका हम तज़किरा नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने इस्तेदाद के मुताबिक ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन सी डेफिनेशन है वो किसी हद तक ठीक लगी। तो इसमें विगम वॉक एक जर्मन थियोलॉजियन है, रिलीजियस एक्सपर्ट है, उसने बड़ी अच्छी तरह से इसको डिफाइन किया। अच्छा, वो कहते हैं रिलीजन इज थ्री थिंग्स, यानी कि उसने रिलीजन को, मजहब को, तीन चीज़ों में डिवाइड किया। उसने कहा सबसे पहले इसमें इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सिस्टम्स, थ्री डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है। पहले नंबर पे बिलीफ सिस्टम है। जी ठीक है। सबसे पहले वो मजहब में इत्कादात को ले रहा है कि आपका जो अनासर हैं उन पे आपका एतमाद होना चाहिए, इत्काद होना चाहिए, अकीदा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात करता है रिचुअल वर्शिप सिस्टम। ठीक है। आपने सिर्फ उस पे इत्काद नहीं, बल्कि आपने उस
कि इबादत की तरफ भी जाना है, जी, रस्मी रिवाज उस रसूम और रिवाज की तरफ भी आप उसको लेकर जाना है। और तीसरा इंटीग्रल पार्ट इसका बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है मॉरल सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, अखलाकियात। ठीक है, तो सबसे पहले वो बात करता है इतिकादात की, उसके साथ वो रसूमात की, और फिर वो आखिर में बात करता है अखलाकियात की। तो इसने किसी हद तक उसको बेहतर तरीके से डिफाइन करने में जो है वो तो आप इस तारीख को आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक, जी जी, मैं काफ़ी हद तक इसको एक बेहतर तारीख जो है वो समझता हूँ। लेकिन हमारा एक पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है नेशनल लैंग्वेज प्रमोशन डिपार्टमेंट, जी जी, ठीक है जी, आप उसके नाम से वाकिफ जी होंगे, जी, जो फ़रोगे ज़ुबान के हवाले से एक डिपार्टमेंट है। तो उन्होंने वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक अपनी एक लुगत में बड़ी अच्छी डेफिनेशन जो है वो उन्होंने बयान की। उन्होंने भी इसी तरह से इसको 3-4 हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहले वो कहते हैं माफ़ौक़ुल फितरत, क़ुव्वत को अताअत, इज़्ज़त और इबादत के लिए बाइख्तियार तस्लीम करना। ठीक है जी, सबसे पहले आप उसको इज़्ज़त की नज़र से, वक़ार की नज़र से, ठीक है जी, एक जो सैंक्शियस जो आप चीज़ कहते हैं, सेक्रेट चीज़ जो आप कहते हैं, उसको बना के उसको आपने तस्लीम करना है। ठीक है जी, फिर इस किस्म की मुख्तार को तो तस्लीम करने वालों का ये एहसास या रूहानी रवैया और उसका उनकी ज़िंदगी और तर्ज़े ज़ीस्त से इजहार। आपने इसमें एक चीज़ पे अकीदा रखना या उस पर एतकाद होना मसला नहीं, बल्कि यू हैव टू मोल्ड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दोज टीचिंग्स। आपने उन बिलीव्स, उन सिस्टम्स के तहत अपनी ज़िंदगी को जो है वो लेकर आना है, तर्ज़े ज़ीस्त आपने उस तरह का बनाना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो रसूम और रिवाज की बात आती है कि आप उनके मुताबिक अमल करें और आप एक देवता या ज़्यादा खुदाओं के ऊपर जो है वो ईमान लाएं, उनकी इबादत करें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मज़हब के बहुत से अनासर हैं, उनमें से किसी एक उनसर को आप डिटैच नहीं कर सकते। जब आप उसको साइड पर रखेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो वो अपना जो मज़हब का एक हकीकी माना है वो खो जाता है। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन किराम, ये मज़हब की मुख्तलिफ तारीफ़ात थी जो हमने आपके सामने डिस्कस की। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।